अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टेबल को स्टाइल करना सीखा है, आज के लेक्चर में हम डिस्प्ले और लेआउट के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ हैं सीएसएस की उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी है लेआउट में, वो क्या बताती है कि अब जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे डिव एक एलिमेंट है, ठीक है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, पी यानी कि H1 एक एलिमेंट है। हर एलिमेंट ना एक कैटेगराइज हुआ है, या तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या वो इनलाइन एलिमेंट है। अब ब्लॉक लेवल और इनलाइन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है, उसके आगे उस अगला लिंक भी लगा हुआ है, यानी कि अलग अलग टैग्स लगे हुए हैं ना। हम यहाँ से बल्कि कोड में देखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से इंडेक्स की फाइल भी खोल लेते हैं। अच्छा, अब ये इंडेक्स की फाइल हमने खोल ली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 लिंक्स लगे हुए हैं, यानी एक टैग है, फिर दूसरा टैग है और फिर तीसरा टैग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला टैग है, उसके बाद उसी के आगे से दूसरा टैग शुरू हो रहा है और दूसरे के एंड से तीसरा एंड भी शुरू हो रहा है। इनको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि इससे आगे आप टैग नया चला सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो जहां पे भी होगा, ना उससे पीछे कोई होगा ना उससे आगे कोई होगा, उसकी नेक्स्ट लाइन पे होगा या उसके ऊपर भी लाइन पे होगा, उस लाइन पे उसके साथ कोई नहीं आ सकता। तो इसको ही मैनेज करने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे टेस्ट है, अगला टेस्ट इसके साथ क्यों नहीं आया ना, ये देखें। हम जैसे ये li एलिमेंट है, यानी लिस्ट आइटम, जो लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है। अब ये लिस्ट आइटम इसी के साथ आगे ब्राउजर में क्यों नहीं शो हुआ, यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ टेस्ट? हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लिस्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ए यानी कि एंकर का टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए वो यूज ऐसे ही होंगे। यानी कि अगर एक इनलाइन एलिमेंट है तो उसके आगे आप अगला टैग यूज करोगे, तो अगर तो वो भी इनलाइन एलिमेंट है तो वो उसके साथ यूज हो जाएगा। अगर एक इनलाइन एलिमेंट है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो भी इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगला ब्लॉक लेवल है, उसने ना पीछे अपने कुछ रखना है ना आगे कुछ रखना है। उसके या ऊपर वाली लाइन पे कुछ होगा या नीचे वाली लाइन पे, उस लाइन पे कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, अगर आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। और ऐसे ही इसी के उलट इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, ना रखें वो अपनी मर्जी है, लेकिन हो सकता है। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी बताए हुए हैं कि जो डिव एलिमेंट है H1 सेट 6 एलिमेंट, पी, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन, यानी इसका मतलब, इन तीनों का मतलब है डिव, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी ना इसके ऊपर कुछ, इसके साथ कुछ आना है पहले, ना इसके बाद। इसके ऊपर वाली लाइन पे भी कुछ आ सकता है, नीचे वाली लाइन पे भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल साथ साथ कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि लेफ्ट एंड राइट पे कुछ नहीं आ सकता। इनलाइन एलिमेंट में कौन कौन से हैं? स्पैन है, ए है और इमेज का टैग है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जस्ट आपको थोड़ी सी एग्जांपल देने के लिए। अब इसको ओवरराइड कैसे करना है, ठीक है। यानी कि एक चीज होती है जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए की डिस्प्ले क्या प्रॉपर्टी है, तो ऑलरेडी इनलाइन एलिमेंट है, वो ऑलरेडी इनलाइन एलिमेंट है। अब हमने उसको ओवरराइड करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या एक्ट कर रहा है ब्राउजर के अंदर कि वो इनलाइन एलिमेंट है, और जो H1 का टैग है वो क्या बता रहा है कि मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट हूँ। ये बाय डिफॉल्ट चीज है, यानी हमने छेड़ा नहीं अभी कुछ भी। अब हम छेड़ने लगे हैं कि जो ओवरराइड करना है उस डिफॉल्ट वैल्यू को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? हम जिसको भी हमने छेड़ना है, जैसे इस लिस्ट आइटम को हमने छेड़ना है, ठीक है, तो हम इस लिस्ट आइटम को एक प्रॉपर्टी देते हैं, क्लास देते हैं इसको लिस्ट आइटम, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी हम यही क्लास, दो में अब हमने ये क्लास दे दिया, ठीक है। अब हमने स्टाइल डॉट सीएसएस खोल लिया। हम एक दफ़ा अच्छा चेक आपने ज़रूर कर लेना कि आपने जो स्टाइल डॉट सीएसएस डाली है ना, वो इसमें लिंक्ड होनी चाहिए, वरना वो चलेगी नहीं, तो फिर आप देखते रहेंगे मेरा कोड नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमने ये डाली हुई है ऑलरेडी, इसमें लिंक्ड है। तो अब हम इसमें यहाँ पे हम वो जो हमारी क्लास थी लिस्ट आइटम, और इसमें हम क्या कहेंगे कि जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है ना, अब हमें पता है कि लिस्ट आइटम ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है, उसके ना लेफ्ट पे कुछ है ना उसके राइट पे कुछ है, यानी इस टेस्ट की बात हो रही है, इस टेस्ट की और इस टेस्ट की।
ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है ना, इसके ऊपर नीचे है, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट पे हो, तो हम इसको डिस्प्ले को ब्लॉक से इनलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे, अब देखें दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट के पास आ गया। अब यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है कि पहला टेस्ट इनलाइन हो गया, दूसरा भी इनलाइन हो गया, क्योंकि हमने दो को प्रॉपर्टीज दी हैं अभी सिर्फ, ये हमने जो क्लास दी वो दो को दी ना यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं टेस्ट1 टेस्ट2 और इसको हम दे देते हैं टेस्ट3, इसको एक दफ़ा हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टेस्ट हैं। ठीक है, अब टेस्ट1 और टेस्ट2 क्यों इकट्ठे हो गए, क्योंकि जो टेस्ट1 था वो ब्लॉक लेवल था, हमने उसको इनलाइन बना दिया, यानी कि अब उसके लेफ्ट राइट पे चीज़ें आ सकती हैं। ऐसे टेस्ट2 में भी हमने उसको इनलाइन बना दिया, उसके भी लेफ्ट पे चीज़ आ गई टेस्ट1, लेकिन उसके राइट पे टेस्ट3 क्यों नहीं आया, क्योंकि टेस्ट2 तो इनलाइन है, लेकिन टेस्ट3 जो है वो ब्लॉक लेवल है, उसके लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं आ सकता। तो जब तक टेस्ट3 भी इनलाइन नहीं होगा वो एक ही लाइन में सारे नहीं आएंगे। अभी हम ये करके देखें तो आपको समझ आएगी। अब अगर हम यही क्लास इसमें भी डाल दें, अब देखें अब सारे इनलाइन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और इसकी हमारी मर्जी है, हम इसको ब्लॉक लेवल दोबारा से कर सकते हैं, यानी कि हम अगली लाइन में ही लिख दें इसको ब्लॉक। ठीक है, और इसको हम खत्म कर देते हैं, तो ये वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा जो बाय डिफॉल्ट थी। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कभी कभी जावास्क्रिप्ट में इस तरह कर रहे होते हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे भी हम इसको, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है। तो अभी के लिए हमने इनलाइन और ब्लॉक लेवल को पढ़ा। अब हमने इनलाइन को ब्लॉक करके देखा है, अब ब्लॉक को हमने इनलाइन करके देखा है। अब जो ऑलरेडी इनलाइन है जैसे एंकर के टैग हैं उसको हम ब्लॉक लेवल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एंकर के टैग हैं, ये वाले यहाँ पे थे, ये रहे, इनको हमने क्लास दी हुई है 3231 की। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं कि ये कहाँ पे है क्लास। ओके, तो ये हमने क्लास कहीं यूज नहीं की हुई, तो हम यहीं से इसको स्टाइल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर्टी देते हैं इनलाइन वाली, ये इनलाइन ऑलरेडी है, अब हमने इसको बनाना है ब्लॉक लेवल। अभी आप एक दफ़ा ऑलरेडी देख लें कि वो क्या किस तरह बिहेव कर रहा है ब्राउजर में। ये लिंक 1 लिंक 2 और लिंक, इसको हम लिंक को ना नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें स्टाइल में जाके इसको कहना है कि ये ऑलरेडी इनलाइन है, ये तो हमें पता है। अब हम इसको कहते हैं कि ब्लॉक लेवल हो जाए। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अभी देखें लिंक 1 के भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, लिंक 2 के भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, और लिंक 3 के भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो ब्लॉक लेवल बन गए। हम इस प्रॉपर्टी को कमिट कर दें और दोबारा वापस जाएं, रिफ्रेश करें, दोबारा से वो इनलाइन बन गए जो बाय डिफॉल्ट वो थे। ठीक है, तो हम इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन भी बना सकते हैं। अपने लेआउट को हमने जैसे सेट करना है, अब जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ इमेज लगी हो और यहाँ लिस्ट आइटम लगी हो। ठीक है, 3-4 लिस्ट है यहाँ लगी हो। अब वो तो एक एक लिस्ट अलग अलग साइट पे आएगी, तो वो उसके साथ इमेज के साथ नहीं लग सकती। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे यूज केस हैं जिस तरह के हम डिजाइन जब करते हैं तब हमें समझ आती है कि यार इसको ब्लॉक लेवल होना चाहिए या इसको इनलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और किसी को इनलाइन बनाने के लिए, किसी को ब्लॉक लेवल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम ये अपना सारा इनलाइन और ब्लॉक लेवल को देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ से जो दिखाना चाहता हूँ, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा है ना इनलाइन और इसमें ब्लॉक पढ़ा है, इसमें एक प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, यानी कि दोनों चीजें, वो इनलाइन भी हो वो ब्लॉक भी हो, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है देखने वाली, अच्छा डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे अभी इनलाइन और ब्लॉक पढ़े ना, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है नन। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज छुपानी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो वो नन हो जाएगा। अब जैसे हम इस तरह करते हैं, इसको जो क्लास है ना, हम इसको क्लास दे देते हैं 2-1 की। ठीक है, इसको हम एक दफा ब्लॉक ही कर देते हैं।
और इधर एक हम नई बनाते हैं test21 और इसको हमने क्या करना है डिस्प्ले नन। अब इससे क्या होता है कि वो चीज़ छुप जाएगी, ठीक है, नाम से ही समझ आ रही है हमें। test2 को हमने ये दिया, ठीक है, सॉरी link2 को हमने दिया। अब आप ध्यान से देखें कि link1 और link3 आ रहा है, link2 गायब हो गया, उसकी जगह भी नहीं है, उसका कुछ भी नामो निशान नहीं है कि वो link2 है, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें अगर, ठीक है, यानी कि ये link1 आ रहा है, ये link1 है और ये link3 है, लेकिन यहाँ पे link2 आ रहा है, लेकिन ना उसने कोई जगह ली हुई है आपके ब्राउजर के अंदर, क्रोम के अंदर, ना ही वो आपको कहीं पे शो हो रहा है। तो हम जावास्क्रिप्ट से काफ़ी दफ़ा ये यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, जब हमने किसी चीज़ को छुपाना होता है। अब जैसे हम एक चीज़ बना रहे हैं, वो लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जब वो हुई चीज़ मोबाइल में जाए, यानी रिस्पॉन्सिव, जो हम आगे भी सीखेंगे, रिस्पॉन्सिव उसको कहते हैं कि एक चीज़ डेस्कटॉप में भी सही रहे, लैपटॉप में भी सही रहे और मोबाइल डिवाइसेस में भी सही रहे। यानी अभी आप जो चीज़ बना रहे हैं ना, अच्छा सा पेज डिज़ाइन भी कर लें, लेकिन आप उसी पेज को अगर गिटहब पे डिप्लॉय करके मोबाइल में खोलेंगे ना उस लिंक को, तो वो बिल्कुल अजीब सा हुआ होगा, ठीक है, और दूसरे मोबाइल में खोलेंगे वो उससे भी अजीब हुआ होगा, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं चीज़ें, तो हम इस तरह ही करते हैं कि कुछ चीज़ों को हमने अगर एक ऐसी चीज़ है जो हम डिस्प्ले ही नहीं करवाना चाहते, वो हमारे डेस्कटॉप के डिज़ाइन में है लेकिन मोबाइल में नहीं, तो हम उसको नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं, ठीक है, या हाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम ये डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए डिस्प्ले नन करेंगे, वो चीज़ गायब हो जाएगी, आपके लेआउट पूरे पेज में नजर ही नहीं कहीं पे आएगी, ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे सिर्फ तब नजर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने उसको हाइड करना है, लेकिन वो वहां पे उसकी जो जगह है ना, वहां पे और कुछ भी ना आए, ठीक है, वो जगह रहे लेकिन वो नजर ना आ रही वो चीज़, तो हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी जो होती है ना उसकी हिडन कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये test21 दी हुई है ना हमने इसको, अब डिस्प्ले नन को हम कर देते हैं कमिट। तो अब हम जाकर देखें, अगर ये हमने रिफ्रेश किया तो वापस आ गया link2 हमारे पास। अब हम कहते हैं विजिबिलिटी और इसकी विजिबिलिटी कर दो हिडन, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब भी link2 गायब हुआ है, लेकिन अगर आप देखें link1 और link3 के बीच में जगह खाली है, इसकी जगह खाली है, link2 की जगह खाली है, तो आपका लेआउट अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब कुछ यूज केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने इस तरह ही करना होता है, तो आपने क्या करना है, जब इस तरह का यूज केस हो कि हमने अपना लेआउट उस हिसाब से रखना है कि वो चीज़ वहाँ पे है, तो विजिबिलिटी हिडन करेंगे, और अगर हमने वो चीज़ बिल्कुल गायब करनी है एक दफ़ा, तो वो डिस्प्ले नन कर देंगे हम, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना और प्रैक्टिस भी जरूर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ, ठीक है, हम वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब आपने किसी भी चीज़ की विड्थ देनी है ना, ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। अब जैसे हम एक डिव बना देते हैं, ठीक है, यहाँ हम एक डिव बना रहे हैं और उसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिख लिया हमने ज़्यादा सारा, उसको हमने क्लास दे दी विड्थ की। अब हम विड्थ के अंदर आ गए, हमने इसको कहा कि भाई मैक्सिमम विड्थ ना इसकी 500 px हो जाए, ठीक है। इसको हमने एक बॉर्डर भी दे दें ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। बॉर्डर हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बॉर्डर के लेक्चर में। अब हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया और हमने इसको विड्थ दे दी कि वो जो उसकी मैक्सिमम, यानी जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो जाए ना, उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है ना, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ दे देते ना विड्थ, ये देखें, हम इसको दे देते हैं विड्थ 500 px की, ठीक है। अब उसने 500 px, अभी भी 500 px ही लिया हुआ, पहले भी 500 px ही लिया हुआ था, लेकिन अगर हम इसको करते हैं, जैसे इसको हम करते हैं 200 px, ठीक है। अभी इसने ले लिया, ये चलें इसको 500, चलिए ठीक है 200। अब इस पे हम जाते हैं, तो इसकी जो अभी ये चीज़ें ना कुछ रिस्पॉन्सिव वाली हैं, पर ये बेसिक्स ही हैं, तो अभी इतना ही हम पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे। अब इसके हमने विड्थ क्या कर दी कि 2 px इसकी विड्थ हो जाए, ठीक है।
अब इसको हम ना इस तरह करते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस पे ले जाते हैं। यहाँ से हम आईफोन 12 प्रो आ रहा है, हमें उस पर चले गए। अब उसने उसकी जो 200 px है ना, उसने अभी भी उतनी ही ली हुई है विड्थ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे 400 px करता हूँ, ठीक है, तो अब उसने 400 px उस डिवाइस के हिसाब से ले लिया। यानी कि अगर मैं आपको परसेंटेजेस में करके दिखाऊँ तो आपको शायद समझ आए। अच्छा, अब उसने इस डिव का 70%, इसको इस पेज की 70% विड्थ ले लिया इस डिव ने, ठीक है। इसको हम बढ़ाते जाएं, 90% कर दें इसको। अब इसने ये देखें 90% ले लिया, 100% कर दें तो ये इसने 100% ले ली। अब अगर मैं इसको कर दूं 50%, तो अब यानी ये इसका मतलब है कि पेज की आधी विड्थ लेगी, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्योंकि सिंपल विड्थ यूज किया, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ अभी पे हम उस पर आए ही नहीं है ना। तो अब ये देखें, ये जितना जितना मैं छोटा कर रहा हूँ ना, तो ये उस पर आ रहा है, लेकिन ये खराब हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 50% पेजेस का ले रहा है। लेकिन इसी तरह अगर हम px में चले जाएंगे, यानी हमने उसको एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है कि यार आपने 5000 px सपोज करो लेनी है, ठीक है, तो वो पेज पे पूरे नहीं आ रही ना वो 5000 px, उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इस तरह बहुत ख़राब सा यानी कि वो हो जाता है उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है हमारा। जैसे ये 500 px मैंने कर दिया, तो ये 500 px भी ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये इससे बचने के लिए मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ आती है कि हम उसको एक मैक्सिमम एक वैल्यू दे देंगे और एक मिनिमम वैल्यू दे देंगे, उसने उसके बीच में रहना है, ना उससे वो कम जाएगी ना उससे वो ज़्यादा जाएगी। अब इसको अगर हम मैक्स विड्थ कर देते हैं 500, ठीक है, और मिन विड्थ हम इसको कर देते हैं 200 px। अब ये देखें ये 200 px पे आ गई और हम ये ज़्यादा कर रहे हैं तो विड्थ वो ज़्यादा ले रही है, लेकिन जहाँ ही 500 px पूरा हो रहा है उसको बंद कर दिया उसने, ठीक है। ये इस तरह, यानी अगर हम इसको मैक्सिमम विड्थ को कर देते 300 px और इसको कर देते 100 px, तो सबसे पहले वो मिनिमम विड्थ रहेगी अपनी डिवाइस के हिसाब से, और जिस तरह उसको जगह ज़्यादा मिलती जाएगी वो ये देखें बढ़ती रहेगी और 300 px पे रुक जाएगी। जितनी मर्जी बड़ी डिवाइस हो जाए वो उस पर रुकी रहेगी। तो ये सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी अभी काउंट होंगी। तो ये जस्ट छोटा सा यानी कि एक चीज़ है। और अगर इसमें हम एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मार्जिन, ठीक है, मार्जिन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन हम इसको अगर इसके साथ यूज़ करें, जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है एज मैंशन इन द प्रीवियस ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, हमने अगर लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन छोड़नी है तो हम उसको मार्जिन ऑटो कर देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो अपनी लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल इक्वल मार्जिन छोड़ के उस चीज़ को सेंटर में लेगी जिसको आप मार्जिन ऑटो करेंगे, सही है। और इसी तरह वो आप करेंगे ना, छोटी स्क्रीन करेंगे यानी कि मिनिमाइज करें। अब ये देखें, आप जितना कम करते जाएंगे ना वो अभी भी इक्वल लेफ्ट और राइट साइड से जगह छोड़ रही है और उस हिसाब से अपना लेआउट सेट कर रही है वो डिव, जिस पे हमने मार्जिन ऑटो दी है। तो अगर आप एक मैक्सिमम विड्थ उसको बता देते हैं, ठीक है, और उसको एक मार्जिन बता देते हैं, तो वो अपने हिसाब से देखें आप जितनी मर्जी स्क्रीन करते जाएंगे ना वो उस हिसाब से अपने आप को सेट कर रही है डिव। तो ये यानी कि अपनी छोटी डिवाइस के हिसाब से करना है, बड़ी के हिसाब से करना है, तो वो खुद ही अपने आप को सेटल कर रही है। तो ये लेआउट मैनेज करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इसका कैसे यूज़ कैसे है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके अलावा हमने सारा कुछ पढ़ लिया है इस लेक्चर में, और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।